नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। नजर करते हैं हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी से आहत। म्यांमार के उत्तर मध्य स्थित एक स्कूल और गांव के सेना के हेलीकॉप्टरों की गोलीबारी में कम से कम 17 अन्य लोग घायल। पाकिस्तान के पेशावर में दुबई जा रही फ्लाइट में एक शख्स ने फ्लाइट का कांच तोड़ने की कोशिश की। प्लेन के फ्लोर पर लेटकर नमाज पढ़ रहा था। अरविंद केजरीवाल बैठक को संबोधित करने के लिए वडोदरा पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया पुराने पेंशन योजना लागू करेंगे। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर सियासी घमासान जारी। शराब नीति पर फिर गौरव भाटिया ने केजरीवाल को घेरा। नजर करते हैं खबरों पर विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे भारत के खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी से आहत है, जो जमीनी हकीकत से पूरी तरह से अलग है और जिसे मीडिया ने जोर शोर से उठाया है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन के संबोधित करते हुए धनखड़ ने कोविड-19 महामारी से निपटने, व्यापार करने में आसानी, आर्थिक सुधारों और भारत के आगामी G20 राष्ट्रपति पद के लिए सरकार की उपलब्धियां का जिक्र किया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कार्यकारी नेतृत्व ने जमीन पर वह हासिल किया है जिसकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। धनखड़ ने कहा कि महामारी ने सभी को देश की ताकत से अवगत कराया और ये जीवन के हर पहलू के परिलक्षित हुआ जब लोग मदद की जरूरत वाले लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए आगे आए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कभी कभी ये मेरे दिल को दुख देता है कि जब दुनिया किसी भी कोने में इस देश की जमीनी हकीकत से पूरी तरह से अलग एक आवाज आती है और कुछ प्रतिकूल कहती है और जिसे मीडिया और शोर से उठाता है। धनखड़ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी सम्मेलन में शामिल होने वाले उद्योग जगत के नेताओं का अपमान है, जिसके पास कहीं से भी बोलने वाले सज्जन की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की राजनीति को रोकना होगा और यह नियंत्रण केवल उस सहकर्मी समूह में हो सकता है जो मेरे सामने है। मैं इस पर अधिक विचार नहीं करूंगा। धनखड़ ने बिना किसी तर्क के आधार के उत्पन्न बड़ी बाधाओं के बावजूद कोविड के खिलाफ टीकाकरण में सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने यह चुनौती दी वे इस बात से अनजान थे कि वे भारतीय दिमाग की प्रतिभा से खुद को दूर कर रहे हैं और भारत के विकास की कहानी साझा नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि भारत इस साल के अंत में G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है, जिससे देश को वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा को आकार देने का मौका मिलेगा। Centuries ago, we were leaders in every sphere of human activity. And we need to take pride in this. The most recent impactful observation of the Indian Prime Minister made abroad has touched our hearts. We have really come to a great level. Every Indian is proud of it. India is due to take presidency of G20 group this year end, and this will give us a great opportunity to play our own role in global economic and political agenda. The two are intermixed. I am confident and I have no doubt Atmanirbhar Bharat is shaping, and its architecture is being crafted majorly by the people who are here and online. Please continue your effort. This is a great job you are doing. There is, I can assure you, great appreciation of this at the highest level. When Chambers of Commerce met me, I interacted with them and I pleaded with them on one aspect. By virtue of the position I hold, both as Vice President and Chairman Rajya Sabha,
I am your foot soldier. But chambers first have to be in synergical stance with each other. They must, as a group, evolve, concretize suggestions, come with final formulation, and your foot soldier will not fail you. I know the executive leadership of this country has attained on ground what we never imagined earlier. We can look at our cities, look at our infrastructure, look at the changes that have been effected. So it pains my heart sometimes when anywhere from the globe there will be a voice totally disconnect with the ground reality of this country, saying something adverse. And that is picked by the media in high decibel. That is an affront to the people before me. They are possessed of much more maturity, intellect than the gentleman speaking from anywhere. That kind of politics has to be contained. And that containment can take place only in the peer group which is before me. I wouldn't reflect more on this. I am confident IMA will continue to play its role wholesomely as it has done for so long, and compliments to the leadership for this excellent convention, which I have no doubt will make available all of you enough to take home, reflect, innovate, and then make it impactful for larger societal gain. Jai Hind. म्यांमार के उत्तर मध्य स्थित एक स्कूल और एक गांव में सेना के हेलीकॉप्टरों की गोलीबारी में कम से कम 17 अन्य लोग घायल हो गए। सेना का कहना है कि उन्हें गोलियां इसलिए चलाई क्योंकि विद्रोही इस बिल्डिंग का इस्तेमाल सरकारी सेना पर हमला करने के लिए कर रहे थे। यह घटना पिछले शुक्रवार को उत्तर मध्य सेंगिंग क्षेत्र के लेट्योन कॉन गांव में हुई, जिसके बारे में जानकारी सोमवार को एक स्कूल प्रकाशक और एक सहायता कर्मी ने जरिए सामने आई। स्कूल की प्रशासक ने समाचार एजेंसी को बताया कि वे बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी सरकारी Mi-35 हेलीकॉप्टर ने स्कूल पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि चूंकि छात्राओं ने कुछ भी गलत नहीं किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मशीन गनों से बेरहमी से गोली मारी जाएगी। प्रशासक ने आगे कहा कि वे 1 घंटे तक हवा से स्कूल कैंपस में गोली चलाते रहे। वे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके। उस समय हम केवल बौद्ध मंत्र का जाप कर सकते थे। सरकारी मीडिया ने अगले दिन हमले की सूचना दी, जिसमें दावा किया गया कि विद्रोही पीपुल्स डिफेंस फोर्स के सदस्यों और उनके समर्थकों काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA की मौजूदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकारी सेना औचक निरीक्षण के लिए गांव गई थी। मीडिया ने कहा कि स्कूल और आसपास के बौद्ध मठ में वे छिपे हुए थे। म्यांमार की सैन्य जुटा PDF को आतंकवादी मानती है। राज्य मीडिया ने आगे दावा किया कि जब सरकारी सुरक्षा बल वहां तलाशी लेने पहुंचे तो वहां छिपे विद्रोहियों ने उन पर गोलियां चला दी। हालांकि सैन्य जुटा ने के स्वीकार किया है कि हेलीकॉप्टर से फायरिंग करने से लोग घायल हो गए, लेकिन सैन्य जुटा ने दावा किया कि PDF और KIA ने ग्रामीणों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जुटा ने इस फायरिंग में किसी बच्चे के मारे जाने या घायल होने का जिक्र नहीं किया। म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ भारत का यह रिश्ता क्या कहलाता है? जब से सेना ने फरवरी 2021 में एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और राज सत्ता पर कब्जा कर लिया, म्यांमार में हिंसा भड़क उठी। विपक्षी आंदोलन, कुछ सशस्त्र संगठन देश भर में सक्रिय है, जबकि सेना उन्हें घातक और आक्रामक तरीके से जवाब दे रही है। लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य सरकार के अभियानों में आमतौर पर नागरिक मारे जाते हैं।
पाकिस्तान के पेशावर से दुबई जा रही फ्लाइट में एक शख्स ने फ्लाइट का कांच तोड़ने की कोशिश की। दरअसल वह प्लेन के फ्लोर पर लेटकर नमाज पढ़ रहा था। साथ ही पैसेंजर्स ने इसकी शिकायत क्रू से की। जब क्रू ने उसे ऐसा करने से रोका तब वह बहस करने लगा। इतना ही नहीं, चलते फ्लाइट में लात मारकर खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश भी की, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इस शख्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। प्लेन के उड़ान भरते ही शख्स अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। इससे उसने बेल्ट, पर्स और पास का सामान अपनी सीट पर रखा दिया और फिर प्लेन के फर्श पर लेट गया। साथ ही यात्रियों ने उसके इस बर्ताव पर आपत्ति जताई। तब वह सीट पर मुक्के मारने लगा और चिल्लाने लगा। पाकिस्तान की पीके 283 फ्लाइट जब रास्ते में थी, उसी दौरान यात्री कभी हिंसक हो गया तो कभी बहस करने लगा। उसकी क्रू पर हमला भी किया, इसलिए बाद में क्रू ने उसे उसकी सीट पर ही बांध दिया। हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक फ्लाइट कैप्टन ने दुबई के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके सुरक्षा मांगी। दुबई हवाई अड्डे पर उतरने पर सिक्योरिटी ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। यूएस लेबर यूनियन के एक सर्वे के अनुसार 2021 में 84% फ्लाइट अटेंडेंट को विमान में हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटना पड़ा। इनमें से 17% मामलों में फ्लाइट अटेंडेंट के शरीर पर चोटें भी आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वडोदरा पहुंचे और यहां अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो पंजाब की तरह गुजरात में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप शासित राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार करते हुए एक आदेश जारी किया। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि गुजरात में सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू करना है। मैं उन्हें गारंटी देता हूं कि जब आप सरकार बनाएगी तो हम गुजरात में ओपीएस लागू करेंगे। चुनाव से पहले समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के अभियान के तहत केजरीवाल एक टाउन हॉल बैठक को संबोधित करने के लिए वडोदरा में पहुंचे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की तरह हम भी गुजरात में ओपीएस लागू करेंगे। केजरीवाल ने राज्य सरकार के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से अपना संघर्ष जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार ठीक है, अगर नहीं तो हम इसे तब लागू करेंगे जब 2 महीने बाद मौजूदा सरकार बदल जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि राज्य के कर्मचारी सरकार को चुनने या हराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उनसे आपको बढ़ावा देने और पिछले 27 वर्षों में गुजरात में सत्ता में रही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने का आग्रह किया। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। केंद्रीय रेल, कोयला व माइंस राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानके की तबियत मंगलवार दोपहर बिगड़ गई। इस वजह से उनका भोगना हिट दौरा टल लगा। मंत्री जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। रात में वे यहां से स्पेशल ट्रेन से पटना लौट जाएंगे। मंगलवार दोपहर उनका भोगनाडील जाने का कार्यक्रम था। वहां के सीधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण पर उनके स्वजनों से मिलने वाले थे। दोपहर का खाना भी वहीं था, लेकिन उनका वहां जाने का कार्यक्रम रद्द किया गया। इसके बाद भाजपा के जिला महामंत्री कुसुमाकर तिवारी, बरहेट मंडल अध्यक्ष मनीष भारती, पटना मंडल अध्यक्ष पंकज ठाकुर, भोगनाडीह मंडल उपाध्यक्ष विभीषण ठाकुर,
और विकास के लिए मन्नत मांगी। और हरबेट में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कार्यक्रम है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। आजम खान की मोहब्बत अली जौहर यूनिवर्सिटी के चोरी की हजारों किताबें मिली है। पुलिस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों अनवर और सालिम की निशानदेही पर मंगलवार को पुलिस में यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग में बड़ी लिफ्ट शाफ्ट में छुपाकर रखी गई थी। बेहद कीमती किताबें बरामद की है। यही किताबें ओरिएंटल एंटर कॉलेज से चोरी होना बताया गया था। इस मामले में 2019 में एफआईआर की गई थी। मदरसा आलिया लाइब्रेरी की स्थापना सन 1774 में नवाब रामपुर ने की थी, जिसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बरामदी के बाद पुलिस अब दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए एक बार फिर न्यायालय का रुख कर रही है। रामपुर पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कबूला कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की सह पर किताबें चुराई गई थी और इन्हीं की सह पर छुपाया गया था, जो उस दौरान कर्मचारी थे। सभी मुलजिम बनेंगे, इसकी पीसीआर अलवाई कर रही है और फिर पीसीआर पर लेकर और चीजें बरामद करेंगे। इससे पहले पुलिस ने कैंपस में खुदाई करते ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन बरामद की थी। मशीन कैंपस में गड्ढा खोद कर दबाई गई थी। मशीन नगर पालिका परिषद सदर की बताई जा रही है। अनवर और सालिम आजम खान और उनके बेटे के करीबी हैं। लगातार दूसरे दिन पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगने से आजम की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। रामपुर पुलिस ने अनवर और सालिम को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने काफी खुलासे किए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन मदरसा आलिया के प्रधानाचार्य ने पुलिस को सूचना दी थी कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अगर इंटर कॉलेज से चोरी गई किताबों के बारे में पूछा जाए तो किताबें मिल सकती है। इस सूचना पर पुलिस ने जब गिरफ्तार किए गए अनवर और सालिम से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के म्यूजियम की लिफ्ट के नीचे किताबें दबी होने की बात बताई। हिमाचल की राजधानी शिमला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय कॉलेज सुन्नी में शिक्षकों की कमी से साथ साथ अन्य समस्याओं को लेकर अलग अलग छात्र संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को छात्र संगठन एबीवीपी सुन्नी इकाई के छात्रों ने सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी सुन्नी इकाई सचिव रितिका शर्मा ने बताया कि कॉलेज में चल रहे अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में फर्क पड़ रहा है। विज्ञान संकाय में तो केवल गणित की कक्षाएं ही लग रही है, वहीं लंबे समय से तैयार कॉलेज के सभागार का उद्घाटन नहीं हो रहा है। कॉलेज में पानी और सफाई की बहुत अधिक समस्या है, जिसको लेकर कॉलेज प्रशासन, हिमाचल विश्वविद्यालय से लेकर सांसदों और शिक्षा मंत्री तक ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कॉलेज की समस्याओं की अनदेखी
की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती और प्रदर्शन चलता रहेगा, यदि मांगे जल्दी पूरी नहीं होती है तो परिषद और उग्र प्रदर्शन करके सड़कों पर उतरेगा। कॉलेज के पीटीए संघ ने भी प्रशासन और सरकार के खिलाफ शिक्षकों के खाली पदों को लेकर मोर्चा खोला है। हाल ही में पीटीए की बैठक हुई थी जिसमें शिक्षकों के खाली पदों को लेकर काली प्रशासन और सरकार से मांग की गई। पीटीए संघ का कहना है कि छात्र को अन्य कॉलेज में माइग्रेट होना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 8वें दिन सुनवाई की हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां हिजाब का विरोध हो रहा है और महिलाएं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कोर्ट ने पूछा किस देश में, इस पर एसजी ने कहा कि ईरान में इससे साबित होता है कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक स्थगित कर दी है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन छात्राओं ने हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर की है वे कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रभाव से ऐसा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिजाब विवाद सामने आने से पहले कर्नाटक की छात्राएं शैक्षणिक संस्थाओं में ड्रेस कोड का पालन कर रही थी। मेहता ने कहा कि किसी वेधशाला या पाठशाला में कोई धोती पहन सकता है, लेकिन सेकुलर शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक पहचान दिखाने वाली ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेहता ने आगे कहा कि मान लीजिए कल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया तिलक पर पाबंदी लगा दे तो यह तब तक जारी रहेगी, तब तक कोई साबित न कर दे कि यह अनिवार्य धार्मिक रस्म है। तिलक के मामले में कहा जा सकता है कि यह धार्मिक तौर पर अनिवार्य नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की बेंच को बताया कि 29 मार्च 2013 को उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज ने प्रस्ताव पास करके यूनिफॉर्म तय की। तब हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं बनाया गया और उस समय किसी भी लड़की को इस यूनिफॉर्म से परेशानी नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं ने भी जब 2021 में इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन्होंने भी यूनिफॉर्म के नियमों का पालन किया। उन्होंने कहा 2022 में पीएफआई ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जिसका मकसद था लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते उपद्रव फैलाना। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों ने अचानक से तय कर लिया कि वे हिजाब नहीं पहनेगी। यह सबूत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ। ये बच्चे वही कर रहे थे जो पीएफआई उनसे करवा रही थी। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर सियासी घमासान जारी है। एक बार फिर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं की तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि आप नेताओं का भी ठेका दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर और को जोन नंबर 19 और 29 में L7 का ठेका दिया गया, उसके पार्टनर में करमजीत सिंह लांबा शामिल है। वह आम आदमी पार्टी में पदाधिकारी है और उम्मीदवार भी रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये बताए कि गरीबियों को भ्रष्टाचार की रेवड़ियां क्यों बांट रहे हैं। जिसको आप सर्टिफिकेट देते हैं कि कट्टर ईमानदार है वो व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे है, क्यों? एमएलए हैं उनके भी बड़े नजदीकी हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये एक और तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में गजब यह है, विधायक सौरभ भारद्वाज उनका हाथ पकड़े हुए हैं। ये हमारे केस लांबा उनका हाथ पकड़े हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, पीछे से जोर मैं लगा रहा हूं, चिंता नहीं करना, अरविंद केजरीवाल को मोटी रकम देनी है, हम सब मिलकर लूटेंगे। किसी विधायक के साथ इतनी नजदीकियां चिंताजनक है, परेशान करने वाली है, व्यथित करती हैं। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, अरविंद केजरीवाल जी जब कोई बयान देते हैं, हालांकि संवैधानिक पद पे हैं, उसमें वजन नहीं होता है क्योंकि ईमानदारी नहीं होती, तथ्य नहीं होते, प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तो वो ठोक के रखती है, प्रमाण के साथ रखती है।
कैसे रखती है कि अरविंद केजरीवाल जी निरुत्तर हो जाए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि इसी मंच से सवाल पूछते रहेंगे और केवल सवाल नहीं पूछेंगे, यह सुनिश्चित होगा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार आईटीआई का दीक्षांत समारोह हुआ। ये कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशिक्षणार्थियों को डिग्री दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में दौरान कहा कि मैं 21वीं सदी स्किल की सदी में है, जिसकी हाथ में कुशलता है वो ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनकर उभरेगी। युवा के हाथ में अगर कौशल्य दिया जाए तो युवा चमत्कार करेंगे। कौशल्य के लिए आईटीआई सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्र को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षाहीन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। सीएम ने कहा कि स्किल के लिए आईटीआई भी जरूरी है। जिन हाथों में कौशल होगा वो बेरोजगार नहीं होगा। पहले तकनीकी विभाग को छोटा माना जाता था, लेकिन हम 10 नए मॉडर्न आईटीआई बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए आप सब महत्वपूर्ण है और प्लेसमेंट से लेकर रोजगार का रास्ता है। आपका मामा हमेशा आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के 19 आईटीआई को देश में 2 स्टार मिले हैं और उच्च ग्रेडिंग के लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक आईटीआई बनाएंगे, जिससे बच्चों को ट्रेनिंग लेने बाहर ना जाना पड़े। हमारे 4 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मानता है कि रोजगार जरूरी है और इसलिए हर महीने हम रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बनाई, जिसमें लोन की गारंटी मामा लेता है। सीएम शिवराज ने कहा कि जल जीवन मिशन के गांव में पाइपलाइन बिछ रही है। कई बार काम करने के लिए स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं और आप लोग में कई लोग थे, ये भी काम कर सकते हैं। हमने ग्रामीण इंजीनियरिंग की कल्पना की और आप सब भी इंजीनियर ही हो। बता दें कि आईटीआई का मतलब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। आईटीआई करने के बाद में आप सरकारी और प्राइवेट नौकरी आसानी से पा सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस कोर्स में अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं। आईटीआई के सरकारी प्राइवेट कॉलेज मौजूद है और कई यूनिवर्सिटी भी इस प्रकार के कोर्स प्रोवाइड करती है। 10 संभागीय केंद्रों पे 10 मॉडल आईटीआई, उनके निर्माण का काम तेजी से जारी है। और बाकी जो आईटीआई थी, मैंने पिछले टर्म में ही ये योजना बनाई कि आईटीआई के अच्छे भवन होने चाहिए, टपरे जैसे भवनों में नहीं चलेगी। और इसलिए एक मुश्त हमने कई बिल्डिंग स्वीकृत की। नए नए ट्रेड कौन कौन से आ सकते हैं जिसपे काम मिल सकता है, हमने वो ट्रेड वहां शुरू करने का काम किया। और आज भी आप ये मत सोचना कि हम यहां रुक जाएंगे। मैं बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो ट्रेड आवश्यक हैं अलग अलग, वो सारे ट्रेड मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आज की आवश्यकता के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम उसमें उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग जितने भी ट्रेड हैं जिनमें काम मिलता है बच्चों को, उनको हम पूरा करेंगे। सचमुच में पहले यहां तो कई जगह आईटीआई थी नहीं, स्वीकृत थी तो भवन नहीं थे, भवन थे तो खंडहर थे। ट्रेड जो अलग अलग ट्रेड थे उनके ट्रेनर्स नहीं थे, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, प्रशिक्षक नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ उपलब्ध कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे आईटीआई में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले बच्चे किसी से पीछे ना रहे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस ने शनिवार को एक 72 वर्षीय महिला को कानून की डिग्री के बिना वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के आरोप में गिरफ्तार किया। वे 14 साल यानी 2008 से मुंबई में बिना डिग्री के कानून का अभ्यास कर रही थी। महिला की पहचान मारदे के रेबेका जॉब उर्फ मंदाकिनी काशीनाथ सोहिनी के रूप में हुई, जो बांद्रा पश्चिम के पाल हिल निवासी है। बीकेसी पुलिस के अनुसार पुलिस ने 15 जुलाई को उसकी पहचान को सत्यापन करने के लिए बुलाया था। बोरीवली के वकील अकबर अली मोहम्मद खान ने सोहिनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने दावा किया कि सोहिनी कई वर्षों से बिना वकील के मुंबई के परिवार और अन्य अदालतों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व कर रही है।
वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारायण राणे के मुंबई के जुहू इलाके में स्थित बंगले में किए गए अवैध निर्माण को 2 हफ्ता से भी गिराने का आदेश दिया था। मंगलवार को बृहद मुंबई महानगर पालिका को अवैध निर्माण गिराने का निर्देश दिया। अदालत ने राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि निर्माण में फ्लोर स्पेस इंडेक्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन नियमों का उल्लंघन किया गया है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स वह अनुमेय सीमा है जिसके तहत विशेष भूखंड या भूमि के टुकड़े पर निर्माण किया जा सकता है। न्यायमूर्ति RD धानुका और न्यायमूर्ति कमाल खता की एक खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकृत योजना और कानून के प्रावधानों का और घोर उल्लंघन करते हुए व्यापक पैमाने पर अनधिकृत निर्माण किया है। पीठ ने कहा कि अनधिकृत निर्माण को बरकरार रखने या उसे नियमित करने के प्रस्ताव को अगर स्वीकार किया जाता है तो ये मुंबई शहर के कानूनी प्रावधानों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन और दंडात्मक कार्रवाई के डर के बिना किसी भी हद तक अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन देने के समान होगा। इससे पहले BMC ने अदालत से कहा था कि वे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के जुहू बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए दूसरे आवेदन पर सुनवाई के लिए तैयारी है। हालांकि इस संबंध में पहला आवेदन खारिज कर दिया गया था। पीठ ने मंगलवार को कहा कि अगर BMC के रुख को स्वीकार कर लिया जाता है तो हर शहर का कोई भी निवासी पहले बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण करने के बाद फिर नियमितीकरण की मांग कर सकता है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि वे BMC के इस रुख से आश्चर्यचकित है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर सरकारी स्कूल में गांधी का भजन गाते हुए बच्चों का वीडियो शेयर कर अधिकारियों पर केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से शेयर किया गया वीडियो श्रीनगर के लगभग 70 किलोमीटर दूर कुलगाम जिले के एक सरकारी स्कूल का है। इसमें दिख रहा है कि स्कूल के टीचर स्टूडेंट्स को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, धार्मिक विद्वानों को जेल में डालना, जामा मस्जिद को बंद करना और यहाँ स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देशित करना कश्मीर में भारत सरकार के असली हिंदुत्व एजेंडे को उजागर करता है। उनके आदेशों को नकारना PSA और UAPA को बुलावा देना होगा। यह वह कीमत है जो हम
इस बदलते जम्मू कश्मीर के लिए चुका रहे हैं। उन्होंने अन्य ट्वीट में लिखा, पाखंड की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भाजपा खुद मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारे में पगड़े बांधने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे अपने एजेंडे को लागू करके हमारी सभी धार्मिक और सूफी परंपराओं को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते हैं। इधर जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर बिना तथ्यों के झूठ फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने आदेश की कॉपी भी शेयर की है, जिसमें गांधी जयंती के मौके पर स्कूलों ने भजन के निर्देश दिए गए थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम भजन गाना भी शामिल है। हमारी जामे मस्जिद जम्मू जो कश्मीर में है, 2019 से उस पे ताला लगा हुआ है। वहाँ लोग जाके इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी हाल ही में जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनको पुरानी किसी बयान के जिसकी वो सज़ा ऑलरेडी काट चुके हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया। और अब लेटेस्ट ये है कि हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। और ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सब्र किए हुए हैं, बहुत उन्होंने सब्र का दामन जो है पकड़ा हुआ है, मगर ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, और जो जिसका सहारा लेके इसको ये जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर की वादी में वहाँ के बच्चों से जो है दूसरे मज़हब के भजन गाने के लिए उनको कहती है, ये वही गांधी जी है जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए अपनी जान दी, और जिनकी जान लेने वाला सबसे पहला आतंकवादी इस मुल्क का गोडसे, जिसकी बीजेपी पूजा करती। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया की अदालत ने लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीजीसीसी ज्योति शंकर उपाध्याय के मुताबिक तत्कालीन थानाबद्ध संजीव कुमार मिश्र क्षेत्र में गश्त पर थे। उसी दौरान सूचना मिली कि भावरकोल गाजीपुर निवासी अतुल राय का एक संगठित गिरोह है। गिरोह में सुजीत सिंह बेवला भी शामिल है। यह लोग गैंग बनाकर अपने व अपने सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके भय से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ मुकदमा लिखाने और गवाही का साहस नहीं कर पाता। जांच के यह भी पता चला कि 6 जुलाई 2017 को इन लोगों ने हथियारों से लैस होकर बेटावर रोहनिया निवासी सर्वेश त्रिपाठी को अपहरण करने की नियत से जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया। जनता के विरोध पर सर्वेश को फेंककर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। डीएम की संस्तुति पर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में सुजीत बेवला की पहली ही जमानत खारिज की जा चुकी है। अदालत ने समाज विरोधी कृत्य को देखते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को नए संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। समरीत ने लोकसभा राज्यसभा के सिक्योरिटी जनरल को एक बैग में धमकी भरे पत्र के साथ जिलेटिन रोड भेजकर संसद भवन उड़ाने की धमकी दी थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि समरीते को सोमवार को भोपाल के कोलार में ऑर्चिड प्लेस से अरेस्ट किया गया। आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा अध्यक्ष को भी धमकी भरे पत्र भेजे थे। समरीते बालाघाट की लांजी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। उन पर नक्सलियों के साठगांठ के भी आरोप लग चुके हैं। एक हफ्ते पहले संसद भवन में सिक्योरिटी गार्ड को एक बैग मिला था जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, संविधान की कॉपी, जिलेटिन रोड और एक पत्र था। इस पत्र में लिखा था, यदि हमारे
70 सूत्रीय मार्गों की पूरी नहीं हुई तो सेंट्रल विस्ता को बम से उड़ा देंगे। इसके लिए 30 दिसंबर की टाइमलाइन भी तय की थी। इसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच, आईबी समेत अन्य एजेंसियां अलर्ट हो गई। किशोर समृत ने कांग्रेस के स्टूडेंट विंग से अपनी राजनीतिक शुरू की थी। बाद में वे जनता दल और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समृत ने 2007 में सपा के टिकट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। यह सीट पूर्व मंत्री दिलीप भटेरे के निधन के बाद खाली हुई थी। समृत ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा था। उस समय वे चावड़ी जलाने के आरोप में जेल में बंद थे। समृत ने 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। समृत ने वर्तमान में संयुक्त क्रांति पार्टी के अध्यक्ष है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। एक बार नजर करते हैं आगे की खबरों पर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में पराली जलाने से रोकने के लिए 5000 एकड़ बासमती और गैर बासमती धान के खेतों में पूषा का बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल के तौर पर पंजाब के खेतों में भी बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव किया जाएगा। मालूम हो कि माइक्रोक्रोबियल घोष पूरा बायो डिकम्पोज को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है, जो धान के पराली को 15 से 20 दिनों के अंदर खाद में बदल सकता है। राय ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 5000 एकड़ बासमती और गैर बासमती धान के खेतों में मुफ्त में बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसके बारे में जागरूकता पैदा करने और अपने खेतों में घोल का छिड़काव कराने के इच्छुक किसानों को पंजीकृत करने के लिए 21 टीमों का गठन किया है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सरकार को खेतों में छिड़काव करने के लिए घोल को तैयार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि IARI इसको पहले ही तैयार कर चुका है। उन्होंने कहा कि इसको हम सीधे भारत कृषि अनुसंधान संस्थान के खरीदेंगे। 10 लीटर घोल को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में सीधे छिड़काव किया जा सकता है। राय ने कहा कि पंजाब में 2023 हेक्टेयर खेतों में परीक्षण के तौर पर भी बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने धान की पराली को सड़ाने वाले घोल के अधिक समय लेने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा कि बायोडिकम्पोजर का पाउडर भी उपलब्ध है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार तीसरे साल खेतों में छिड़काव करने के लिए पूषा बायोडिकम्पोजर घोल का प्रयोग करेगी। करीब 3 दशक से दहशत, हिंसा और धर्मांध से घिरे कश्मीर के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल्द ही 100 सीटों वाले सिनेमा हॉल होंगे। श्रीनगर शहर के शिवपुरा इलाके में पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा माहौल का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सिनेमा प्रेमी कश्मीर में हर जगह है और घाटी में सिनेमाघरों का एक महान इतिहास है। उपराज्यपाल ने कहा, एक समय था जब बड़ी संख्या में लोग दोस्तों और परिवारों के साथ फिल्में देखने आते थे। सिनेमा उन्हें मनोरंजन के अलावा बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सन 1965 में बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म जानवर ब्रॉडवे सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। उपराज्यपाल ने कहा, कश्मीर के लिए कपूर का प्यार ऐसा था कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को श्रीनगर के डल झील में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग पिछले 3 दशकों में मनोरंजन के लिए तरसते हैं और आज पहला मल्टीप्लेक्स घाटी के लोगों को मनोरंजन करने का एक मौका देगा। उपराज्यपाल ने कहा कि पुलवामा और शोपियां जिलों में 2 बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल शीघ्र ही आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में हर जिले में 100 सीट वाले सिनेमा हॉल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। नई फिल्म नीति के बारे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि हाल ही में कश्मीर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की गई थी और बहुत कुछ पाइपलाइन में था। उन्होंने कहा, जैसे ही हम इसमें होंगे फिल्म सिटी भी स्थापित की जाएगी। हम नई फिल्म नीति के तहत युवा फिल्म निर्माताओं को काफी प्रोत्साहन देंगे ताकि स्थानीय रोजगार पैदा हो सके। उपराज्यपाल ने कहा
कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया वे अपने मनोरंजन के लिए जम्मू कश्मीर और यहां तक कि विदेशों से भी बाहर जाते थे, जबकि मनोरंजन के सभी साधन यहां बंद रहे। जहां कभी ब्रॉडवे अब आइनॉक्स। बता दें कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में शुरू हुआ आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स बादामी बाग सैन्य छावनी क्षेत्र से ठीक उसी जगह बना है जहां कभी 1965 में ब्रॉडवे सिनेमा हुआ करता था। ब्रॉडवे अब इतिहास हो चुका है। हम मल्टीप्लेक्स करीब 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। इसके मालिक कश्मीरी हिंदू विकास घर है। उन्होंने आतंकियों की धमकियों की परवाह किए बिना कश्मीर से पलायन नहीं किया। इस जगह पर पूर्व में बना ब्रॉडवे सिनेमा भी विकास घर का ही था। विजय घर के कहा है कि इस पहले दिन हम फिल्म लाल सी चड्ढा दिखा रहे थे। ऐसा इसलिए कि फिल्म के कई सीन कश्मीर में फिल्माए गए हैं। इसमें कई कलाकार कश्मीर है। आम लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स 1 अक्टूबर से खुलेगा। अगले 10 दिन तक हम वादी के विभिन्न वर्गों के लिए फिल्म के विशेष शो आयोजित कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा कि वे पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली मुंबई से शिवाजी पार्क मैदान में करेगी, चाहे बृहद मुंबई नगर निगम अपनी मंजूरी दे या नहीं। मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद्य के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के नगर निकाय के अधिकारियों से मुलाकात कर रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए उन्हें आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। शिवसेना ने कहा कि अनुमति मिले या ना मिले, बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना कार्यकर्ता शिवाजी पार्क में रैली के लिए जुटेंगे। प्रशासन को या तो हमें अनुमति देनी होगी या मना कर देना चाहिए। हम शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए अपने फैसले पर बहुत दृढ़ है। उन्होंने कहा कि अगर हमें जवाब नहीं मिला तो बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना कार्यकर्ता दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में इकट्ठा होंगे। ठाकरे के नेतृत्व वाले घड़े और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी शिवसेना समूह दोनों ने मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है। शिवसेना अपनी स्थापना के समय से ही आयोजन स्थल पर दशहरा रैली कर रही है। बीएमसी ने अभी तक एक मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। दोनों गुटों ने एक विकल्प के रूप में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA मैदान में रैली करने की अनुमति के लिए भी आवेदन किया है। पिछले हफ्ते शिंदे धड़े का बीकेसी में रैली करने की मंजूरी मिली थी। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना को शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति मिलनी चाहिए और अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए। यदि शिंदे गुट के लिए बीकेसी मैदान उपलब्ध कराया गया है तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह को शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दी जानी चाहिए। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना के सहयोगी पवार ने कहा कि राज्य को इन दोनों पक्षों के विचार सुनने हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बंगाल के एसएससी भर्ती घोटाले में पहली चार्जशीट फाइल की है। इसमें ईडी ने दावा किया है कि पार्थ ने अवैध तरीकों से मोटी रकम कमाई जिसे अर्पिता मुखर्जी के घर में छिपाया। यह पैसा शिक्षक भर्ती घोटाले से अलग दूसरे अवैध कामों और स्कैम में कमाया गया था। इस पैसे अर्पिता के नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीदी गई थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि घोटाले में 48 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था और जो पार्थ और अर्पिता के नाम थी। इस मामले में कुल जब्ती 103 करोड़ रुपए की है। पार्थ और अर्पिता को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 28 सितंबर को फिर से विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी के वकील मुताबिक पीएमएलए कोर्ट में दायर की गई 14,000 पन्नों की चार्जशीट में 6 कंपनियों इन्हें अच्छे इंटरनेट, सिम्बोलियोसिस मर्चेंट्स और पार्थ चैटर्जी को अर्पिता मुखर्जी के नाम है।
बॉलीवुड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी किंग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिसे अभी बॉलीवुड पूरा शोकमग्न दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड किंग और साथ ही में अपने कॉमेडी से सबको दिल को बैठाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि राजू श्रीवास्तव अब दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि उनका दिल्ली के एम्स में लगातार इलाज चल रहा था और पिछले 1.5 महीने से वे अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और अब इस दुनिया में वे नहीं रहे। आपको बता दें कि पिछले 45 दिन से राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा था दिल्ली के एम्स में और उनकी जो ब्रेन है वो कोई भी कुछ रिकवरी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उनका इलाज अभी भी चल रहा था। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में पिछले 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि राजू श्रीवास्तव अब दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि उनका दिल्ली के एम्स में लगातार इलाज चल रहा था और पिछले 1.5 महीने से वे अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और अब इस दुनिया में वे नहीं रहे। आपको बता दें कि पिछले 45 दिन से राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा था दिल्ली के एम्स में और उनकी जो ब्रेन है वो कोई भी कुछ रिकवरी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उनका इलाज अभी भी चल रहा था। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में पिछले 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि राजू श्रीवास्तव अब दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि उनका दिल्ली के एम्स में लगातार इलाज चल रहा था और पिछले 1.5 महीने से वे अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और अब इस दुनिया में वे नहीं रहे। आपको बता दें कि पिछले 45 दिन से राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा था दिल्ली के एम्स में और उनकी जो ब्रेन है वो कोई भी कुछ रिकवरी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उनका इलाज अभी भी चल रहा था। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में पिछले 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। रुक करते आगे की खबरों पर। रूसी सेना को पीछे कर यूक्रेनी बल ने अब ऑस्केल नदी को पार कर लिया है। वह पूर्वी दोनबास में रूस के कब्जे वाले बलों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संकल्प लिया कि अपने खोए क्षेत्र को दोबारा हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उधर एक रूसी रॉकेट सोमवार तड़के यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गिरा। इससे औद्योगिक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस माह की शुरुआत में उत्तर पूर्व में यूक्रेनी सेना द्वारा रूसी सैनिकों को खदेड़ने के बाद से उसकी रफ्तार में बड़े बदलाव आए, जब यूक्रेनी बल काफी आक्रामक होकर हमले कर रहा है और रूस को लगातार हरा रहा है। ऑस्केल नदी को पार करना एक मील का पत्थर है, क्योंकि नदी दक्षिण में
सीवर्स की दोनेत्स्क में बहने हुए रूस के आक्रमण का मुख्य केंद्र रही है। इसके आगे लुहांस्क प्रांत है जो 2014 से अलगाववादियों का गढ़ रहा है और उन्हें रूस का समर्थन मिलता रहता है। यदि यूक्रेनी बलों ने रूसी सेना को यहां से पीछे धकेल दिया तो रूसी सैनिकों में भगदड़ मच सकती है। उधर रूस की मिसाइल्स के माइकोलिव क्षेत्र स्थित पिवदेनो यूक्रेन परमाणु संयंत्रण के पात्र गिरी है। इससे रिएक्टर को क्षति नहीं पहुंचेगी, लेकिन कुछ उपकरणों को नुकसान हुआ है। रूसी मिसाइल के माइकोलिव स्थित पिवदेनो यूक्रेन परमाणु संयुक्त और संयंत्रण के नियंत्रण गिरने पर यहां कुछ टूट फूट हुई है। देश के परमाणु ऊर्जा संचालक एनरगोइटम ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया। इसने कहा कि मिसाइल संयंत्र से सिर्फ 300 मीटर दूर गिरी, जिस वजह से विस्फोट हुआ और परिसर में स्थित इमारतों की 100 से ज्यादा खिड़कियों के शीशे टूट गए। रूस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दक्षिणी क्षेत्र में यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने विमान और तोपखाने की मदद से रूसी गोला बारूद डिपो, कमांड पोस्ट और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला किया। यूक्रेनी वेबसाइट यूक्रेन फॉर्म की रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेनी सेना इस क्षेत्र में काफी रणनीतिक रूप से हमलों को अंजाम दे रही है। उसने शत्रु पर 11 हवाई हमले किए और मिसाइल्स व तोपखाने से 200 से ज्यादा फायर किए गए। खबरों में बस अभी इतना ही। अगली खबर देखने के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। नमस्कार।